लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, मटेरियल कॉस्ट का। और हमें पता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 तरह की कॉस्ट चाहिए होती है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो मटेरियल का चैप्टर पढ़ लिया। अब चैप्टर नंबर 6 हमारे पास लेबर कॉस्टिंग का आ गया। ठीक है जी। तो लेबर कॉस्टिंग क्या है, लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंशाल्लाह हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक हो गया जनाब। चलें जी आज। रिकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट, ये सारी रीडिंग है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट कहता है जब भी आप लेबर की कॉस्ट रिकॉर्ड करने लगेंगे ना, उससे पहले हमें एम्प्लॉय का पर्सनल रिकॉर्ड चाहिए होता है कि आपके पास एम्प्लॉय जो आया है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने अपने पास अपने इदारे में रखनी है। ठीक है, अब उसकी इन्फॉर्मेशन में बस ये रीडिंग है, इसको ये एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, फुल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो उसकी सीवी में है। ठीक है, नहीं बेनिफिट कंट्रीब्यूशन नंबर, उसको क्या बेनिफिट देंगे आप, कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन डिटेल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हॉलीडेज कितनी मिलेंगी, बैंक डिटेल के पेमेंट बैंक के किस अकाउंट नंबर पर जाएगी, डेट ऑफ टर्मिनेशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो ये सारा कुछ आप लिख लेंगे। ठीक है जी। एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए हमें फ़ायदा ये होगा कि पता चलेगा कि यार आगे इसने कितना काम किया है, कितनी छुट्टियां उसको हमने अलॉट की थी, कितनी छुट्टियां उसकी बाकी हैं, छुट्टियों के बदले में पैसे दे दें, छुट्टियां दे दें। ठीक है, ये सारा कुछ हम रिकॉर्ड करेंगे उसके अटेंडेंस से। हॉलीडे का मतलब क्या होता है, हॉलीडे का मतलब होता है कि यार पूरे साल में ना इतनी छुट्टियां इस बंदे को मिलेंगी। एम्प्लॉय हैव एन एग्रीड नंबर ऑफ डेज हॉलीडे पर ईयर, यानी कि साल में आपको मान लें कि 30 छुट्टियां मिलनी है, तो ये 30 उसके हॉलीडेज होंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा छुट्टियां करेगा हो सकता है डिडक्शन हो सकता है ना हो, वो एज़ पर कंपनी पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। दिस विल यूजली बी पेड हॉलीडे फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, कहते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयड होगा उसको ये पेड मिलेंगी, यानी कि इस 30 दिन के उसको पैसे मिलेंगे। किनको मिलेंगे, जो सैलरीड एम्प्लॉयड होंगे, यानी कि जो परमानेंट होंगे। बट मे वेल बी अनपेड फॉर एम्प्लॉय पेड बाय रिजल्ट और ऑन टाइम रेट, कहता है मे बी समटाइम हम थोड़ा सा कम दे दें या ना दें, कहता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, और कहता है एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए। एम्प्लॉयर कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द डे ऑफ हॉलीडे। ठीक है, ताकि क्या हो, एग्रीड नंबर ऑफ डेज पर ईयर नॉट एक्सीडेड, ज़्यादा छुट्टियां ना मिल जाएं उसको। ठीक है, वो रिकॉर्ड रखा होगा, पता चलेगा यार इतनी छुट्टियां रह गई हैं, इसने 20 कर ली, अब 10 और रह गई हैं इसकी। ठीक है, ओके, ये तो हॉलीडे हो गया। तो हॉलीडे नॉर्मली पेड होती हैं, हॉलीडे नॉर्मली ये पेड होती हैं, यानी कि इसके पैसे कटते नहीं हैं। अब आ गया अगला, सिकनेस, अगर वो बीमार हो जाए तो क्या होगा। The organization will have its own policy regarding payment for sick leave as well as legal requirement for statutory sick pay. Therefore, it is necessary to keep a record of number of days of sick leave each year for each employee. तो कहता है कि अगर बीमार हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इदारे ने कहा कि यार ठीक है, बंदा बीमार होता रहता है, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप बीमार हो जाए तो सम टाइम हम आपका इलाज करवा लेंगे, वो सम टाइम वो आपको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और नॉर्मल जो सिकनेस होती है, सिक लीव होती है, ये भी नॉर्मली पेड ही होती है। ठीक है, नहीं क्लियर। अच्छा, अदर अदर पीरियड ऑफ एब्सेंस, अच्छा इसके अलावा अगर आप एबसेंट रहते हैं, नहीं आते, a record need to be kept of any other period of absence by any employee. These might be perfectly genuine, such as jury service or training courses, or alternative unexplained period of absence that must be investigated. कहता भाई इसके अलावा, भाई एक तो हॉलीडे हो गया जो तो कंपनी ने अलॉटेड किए हैं, इट इज़ गिवन बाय बिजनेस, ये लिख सकते हो हॉलीडे इट इज़ गिवन बाय द बिजनेस या एम्प्लॉयर, ये तो खुद दे रहा है वो छुट्टियाँ, जाओ यार छुट्टियाँ करो, मुझे मारो जाके। ठीक है, नहीं सिकनेस में हम बीमार हो गए तो ये तो नेचुरल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम छुट्टियां करते हैं तो कहते हैं यार देख लो कि जानबूझ के इतनी छुट्टियां कर रहा। ठीक है, बहाने तो नहीं मार रहा, बहाने मारा तो ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट कर लो थोड़ा सा। क्लियर। अच्छा जी। अब
ये जो हॉलीडे है, सिकनेस है, अदर पीरियड ऑफ एब्सेंस है, अब इन सारों को कैसे पता चलेगा? जब हम रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ, तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड दो तरीके होते हैं, एक स्वाइप कार्ड होता है और एक टाइम शीट होता है। ठीक है, ये स्वाइप कार्ड यहाँ पे कहीं पर लिखा होगा यार, ये हाँ ये लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय अटेंडेंस दो तरह से आती है, एक स्वाइप कार्ड के ज़रिए और एक जॉब कार्ड के ज़रिए। दोनों से हमें एम्प्लॉय के अटेंडेंस का इंश्योर करते हैं। तो एम्प्लॉय के अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कौन से कार्ड यूज़ करते हैं? स्वाइप और जॉब कार्ड। अब स्वाइप कार्ड क्या होता है? स्वाइप कार्ड सिंपल इज़ दैट कि एम्प्लॉय ने कब से कब तक काम करना है। A swipe card is a card that an employee uses to enter the building. It can also be used to record the starting and finishing time for an employee. For example, हमारी 9 to 5 जॉब है या 9 to 5:30 जॉब है, तो स्वाइप कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे 9 AM एंटर होना है और 5:30 PM एग्जिट कर जाना है। तो ये स्वाइप कार्ड जो है स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम फॉर एन एम्प्लॉय के बारे में बता रहा होता है। 9 बजे एंटर होगा ना, क्योंकि 9 बजे जॉब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फॉर हो सकता है बायोमेट्रिक हो, वो बायोमेट्रिक में थंब लगाएगा तो रिकॉर्ड में आ जाएगा यार ये 8:50 पे आ गया, और जब वो जाने लगेगा दोबारा थंब लगाएगा तो पता चलेगा यार ये 5:30 पे चला गया। ठीक है, तो ये स्वाइप कार्ड में शो हो जाएगा ना कि एंटर बिल्डिंग में एंटर कब हुआ? 9 बजे, एग्जिट कब किया? 5:30। ठीक है, ये इसका टाइम था। क्लियर हो गया? दिस देर इज यूजली सम फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा कि बायोमेट्रिक। कहते हैं इसके लिए क्या किया, अगर आप ज़्यादा चेक लगाना चाहते हो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा लो, और उसमें हमने कह दिया बायोमेट्रिक लगा लो। बायोमेट्रिक डिवाइस लगा लो, सो दैट व्हेन एम्प्लॉय स्वाइप कार्ड इज यूज द टाइम इज रिकॉर्डेड। ओके, तो उसका रिकॉर्डिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये देख सकें कौन कितने घंटे काम कर रहा है। हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे हों जो पर आवर के हिसाब से पैसे ले रहे हो, तो हम कहेंगे यार जिसने जितना ज़्यादा काम किया वो ज़्यादा पैसे लेगा, काम काम करने वाला कम पैसे लेगा। ठीक है जी, ये स्वाइप कार्ड आ गया। तो स्वाइप कार्ड सिंपल इज डैट क्या हो गया? आने और जाने का वक्त। स्वाइप कार्ड क्या हो गया? आने और जाने का वक्त। ठीक है, टाइम बिटवीन इन एंड आउट, सिंपल इज दैट। ठीक है, उसके बाद फिर आता है टाइम शीट। टाइम शीट क्या है? टाइम शीट का मतलब ये है, ये 9 घंटे तो बिजनेस में रहा है, ये 9 घंटे तो बिजनेस में रहा है, यानी कि 9 घंटे फैक्ट्री में रहा है। इस 9 घंटे में से इसने काम कितना किया, काम में कितना वक्त गुजारा है? 6 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, रहा 9 घंटे। ये काम कितना किया? वो जो काम कितना किया है ना, वो कैसे पता चलेगा? टाइम शीट से। तो टाइम शीट ये बताएगा कि इस लेबर ने काम पर कितना वक्त गुजारा है। ठीक हो गया? अच्छा, तो टाइम शीट क्या है? इज द रिकॉर्ड हाउ अ पर्सनस टाइम एट वर्क हैज बीन स्पेंड, उसने काम पर कितना कैसा वक्त गुजारा है। While it is referred to as a sheet, it is not usually a piece of paper, but more likely an online document that is used as a basis for breaking down how 2 hours at work were spent। ठीक हो गया? तो काम पर कितना वक्त गुजारा है ये कैसे पता चलेगा? टाइम शीट से। आया कब है, गया कब है, कैसे पता चलेगा? स्वाइप कार्ड से। सम टाइम आप देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में, ड्रामाज वगैरह में, स्पेशली फॉरेन मूवीज़ में, तो जो उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके गले में कार्ड होता है। वो कार्ड क्या कहते हैं? डोर में स्वाइप करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है। ठीक है, और समटाइम बैरियर होते हैं, वो बैरियर पे वो कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो बैरियर खुल जाते हैं, फिर वो एंटर होते हैं। ठीक है, ये स्वाइप कार्ड होते हैं। ये पता चल जाता है बंदा एंटर हो रहा है, उसकी सारी फिर आइडेंटिटी शो हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, टाइम शीट के बारे में बता दो, इसका यही है बाकी रेटिंग है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट होता है आइडल टाइम का। आइडल टाइम क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो
आइडल टाइम वो वाला खाने पीने का वक्त तो नहीं है, तो वो तो ब्रेक आ गई ना हमारे पास थोड़ी सी, ठीक है। ब्रेक टाइम को आइडल टाइम कंसिडर नहीं करते। आइडल टाइम वो टाइम कंसिडर होता है कि इस वक्त पर हमने ना काम करना था। इस वक्त पर मान लें हमने सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक ना काम करना था 3 घंटे। अगर मैं 9 से 12 3 घंटे जो मेरा काम का वक्त है, अगर उस टाइम में काम नहीं करूंगा, ये मेरा आइडल टाइम होगा। सही है। तो आइडल टाइम कब क्या होता है? काम करने के वक्त ना काम करना। इसका मतलब काम हो रहा है, मैं वेला बैठा हुआ, तो ये आइडल टाइम होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आइडल टाइम हुआ क्यों? आइडल टाइम हुआ क्यों? सम टाइम लेबर जानबूझ के काम नहीं करता, फिर तो लेबर की शामत आएगी। लेकिन सम टाइम लेबर का कसूर नहीं होता, बिजली चली जाती है। बिजली चली जाती है, 9 से 12 लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं, मशीनें नहीं चल रही, तो लेबर कैसे काम करे? तो ये आइडल टाइम आ गया। हाँ, अगर कोई सीनियर मैनेजर काम करने के लिए भेज दे, लेकिन वो ना काम करने के लिए क्यों भेजेगा? क्योंकि वो लेबर की प्रोडक्शन में ज़रूरत है ना। तो प्रोडक्शन में लेबर को बाहर वाले काम से नहीं भेजेगा, बाहर वाले काम के लिए तो अलग टीम बंदे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता नॉर्मली। जो बंदे जहाँ के लिए रखे हैं उन्होंने वही काम करने हैं। अब ये नहीं कि वो कहेंगे यार तू अपना काम छोड़ दे मेरा काम कर ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब जो लेबर प्रोडक्शन में है, वो प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि वो काम करेगी तो चीज़ें बनेंगी तो आगे बेचेंगे ना। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? पहला क्या बताया मैंने? ना ना, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया ना, बिजली चलेगी। अब वो 9 घंटे मशीनें नहीं चली। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? मशीन ब्रेक डाउन, मशीन ही ख़राब हो गई। अब मशीन ख़राब होगी, लेबर कहता है यार मैं तो काम करने के लिए तैयार बैठा हूँ, अब मशीनें नहीं चली तो मैं क्या करूँ? तो ये आइडल टाइम आ गया। और क्या रीज़न हो सकती है? सोचो ज़रा। और ये हो सकता है रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया हो, लेबर ने कहा यार बिजली भी है, मशीनें भी चल रही हैं, रॉ मटेरियल ही नहीं है स्टोर में ना। तो मान लो किसी रीज़न की वजह से ऑर्डर लेट हो गए, और स्टोर में रॉ मटेरियल जितना था सारा हमने इस्तेमाल कर लिया, अब फर्दर रॉ मटेरियल नहीं है। अब फर्दर रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकती है, बस माल नहीं पहुंचा मुझ तक। तो इसका मतलब आइडल टाइम 3 नॉर्मली मेन रीज़न की वजह से आता है। ठीक है। नंबर 1 एग्जांपल में देख लेते हैं। मशीन ब्रेक डाउन आ गया, शॉर्टेज ऑफ वर्क या रॉ मटेरियल आ गया, और तीसरी मैंने क्या बताई थी? इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ गया। ये बुक, यूके की बुक है इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फेलियर नहीं लिखा, हमें तो करनी पड़ती है ना, तो हम तो लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आइडल टाइम मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली वो ये चीज़ है। नहीं नहीं, इसको याद रखना है यार, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर ज़्यादा आइडल टाइम है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? हाँ। तो एक्सेस आइडल टाइम हमेशा इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑपरेशन में शो करेगा कि यार काम क्यों नहीं करते आप लोग, आपके वर्ग इतने वेले क्यों बैठे हैं। ठीक है, इनएफिशिएंसी शो करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है आइडल टाइम पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है ज़रा। आइडल टाइम पेमेंट का मतलब वो वक्त जो मैं प्रोडक्शन में नहीं गुजारूंगा, अगर बताया प्रोडक्शन करूंगा, उसके बदले में जो खर्चा होगा वो लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होती है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब अगर मैं चिप्स बना रहा हूँ, तो चिप्स में जो लेबर ने काम किया होगा तो लेबर कॉस्ट चिप्स में शामिल होगी, क्योंकि मटेरियल लेबर एफ से पूरी की पूरी प्रोडक्ट बनती है। तो चिप्स के अंदर लेबर कॉस्ट आएगी, ये वो लेबर कॉस्ट होगी जिस लेबर ने चिप्स बनाने में काम किया है। अब वो लेबर जो वेली बैठी हुई है, क्या उसकी कॉस्ट भी चिप्स में आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो चिप्स बना ही नहीं रहा। आइडल टाइम एक बंदे ने 3 घंटे काम ही नहीं किया, लेकिन 3 घंटे के पैसे मिल गए उसको। क्या 3 घंटे के ये पैसे चिप्स में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये तो चिप्स बनाने में तो खर्चा हुआ ही नहीं है, ये तुम्हारा परमानेंट एम्प्लॉय है, इसलिए हमने कहा चलो यार तुम ले लो, कोई मसला नहीं। हाँ। अब वो ये कहना, ये बताना चाह रहा है अब
आइडल टाइम पेमेंट के बारे में, वेदर पेड टू डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना रहा उसको, ये बात गौर से समझ लो मेरी। आइडल टाइम बेशक डायरेक्ट एम्प्लॉयज को दी जाए। अब डायरेक्ट एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? जो चिप्स बना रहे हैं। कहता है डायरेक्ट एम्प्लॉयज को आइडल टाइम दिया जाए या अच्छा इनडायरेक्ट को तो इनडायरेक्ट ही है ना, इनडायरेक्ट की तो टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि इनडायरेक्ट तो वैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अगर एफ ओ एच है फिर एफ ओ एच में आ जाएगा, ये एफ ओ एच के जरिए आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लेबर के तौर पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं आता, क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉय ने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनना है और इस इनडायरेक्ट एम्प्लॉय ने एफ ओ एच बनना है। ठीक है। तो इनडायरेक्ट को जो आइडल टाइम मिलेगा तो वो तो वैसे ही इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, उसकी तो टेंशन नहीं है। मसला ये जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज का खर्चा होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनता है, लेकिन आइडल टाइम वाला नहीं बनेगा। बस सिंपल ये रखना है, सिंपल ये रखना है, आइडल टाइम जो है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है बस। यानी कि आइडल टाइम को डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते। जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में ये होता है कि एक स्प्रेडशीट होती है, यानी कि एक सफ़ा होता है जहाँ पे एम्प्लॉई ने क्या क्या काम किया है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितने घंटे काम किया, जो बोनस वोनस उसको मिला, सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हम मेंटेन कर रहे होते हैं जॉब कार्ड में। ठीक है। अच्छा, अब जॉब कार्ड में क्योंकि एम्प्लॉय ने काम करना है, लेबर ने काम करना है, काम करने के उसको पैसे मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लेबर को पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है। तो कैलकुलेटिंग ग्रॉस पे, हमेशा लेबर को ग्रॉस पे मिलेगी। जी जी, हाँ, डिडक्शन से पहले वाली बात कर रहे हैं। हाँ, वो नेट पे तक हम पहुंचेंगे एट द एंड, अभी हम स्टार्ट ग्रॉस से करेंगे। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ग्रॉस से करेंगे। कैलकुलेटिंग ग्रॉस पे। अब ग्रॉस पे में हमारे पास आया था टाइम रिलेटेड पे। टाइम रिलेटेड पे को क्या कहते हैं? टाइम रिलेटेड पे को ये कहते हैं कि भाई जितना काम करोगे उतने पैसे मिलने, सॉरी, जितने घंटे काम करोगे उतना उतने पैसे मिलेंगे। तो टाइम रिलेटेड पे में हमें वक्त के पैसे मिलने हैं, काम करने के नहीं। जितने घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया, 2 घंटे के पैसे मिलेंगे। ठीक है। तुम टाइम रिलेटेड पे में तो हमें जो सैलरी मिलेगी या एम्प्लॉय को काम मिलेगा वो आवरली रेट मिलता है। ठीक है। तो टाइम रिलेटेड दो तरह के हो गए ना, एक हो गया टाइम रिलेटेड, एक होता है पीस वर्क। ठीक है। तो टाइम रिलेटेड में क्या होता है कि टाइम स्पेंट एट वर्क, और एक होता है पीस वर्क, आउटपुट रिलेटेड पे, यानी कि काम करने के पैसे। तो दो तरह के हमारे पास वेजेस कैलकुलेशन के तरीके आ गए, एक आवरली रेट यानी कि टाइम रिलेटेड, और एक पीस वर्क। हाँ, पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क सिस्टम का मतलब क्या था? जितना काम किया उतने पैसे, और टाइम रिलेटेड का मतलब जितना वक्त गुजारा उतने पैसे। इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स ले लो जरा। ठीक है। तो टाइम रिलेटेड पे कर लेते हैं पहले। टाइम रिलेटेड पे में एक बंदा है, एक्चुअल एक्चुअल टाइम वर्क, एक बंदे ने एक्चुअल टाइम काम किया 9 घंटे काम किया। ओके। आवरली रेट दे दिया हमने उसको। आवरली रेट ये है, हमने कहा पर आवर $10 मिलेंगे, $10 पर आवर। ठीक है जी। टोटल
वेजेस कैलकुलेट करेंगे भाई, टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे इसके? तो भाई टोटल वेजेस कैसे आएंगी? कितने घंटे काम किए, 1 घंटे कितने पैसे मिलने हैं, इसका मतलब कितने पैसे में लेके जाएगा, $90। तो $90 उसकी टोटल वेज होगी पर डे की। अगर हफ्ते में 5 दिन काम करता है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे हफ्ते की वेजेस आ जाएंगी। ये टाइम रिलेटेड पे आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब एक हमारे पास होता है, ये टाइम रिलेटेड पे आ गया। अब एक हमारे पास होता है पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क सिस्टम या उसको कहते हैं आउटपुट रिलेटेड पे। वो टाइम रिलेटेड पे था, या आउटपुट रिलेटेड पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आउटपुट रिलेटेड पे। आउटपुट रिलेटेड पे क्या होता है? आउटपुट रिलेटेड पे में जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल टाइम वर्क आ गया 9 घंटे, आवरली रेट आ गया ये। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 200 यूनिट्स बनाए उसने। ठीक है जी, अब पर यूनिट रेट, भाई एक यूनिट बनाने के कितने पैसे मिलेंगे? तो हमने कहा यार एक यूनिट बनाने के $5 मिलेंगे, $5 पर यूनिट मिलेंगे। पर यूनिट रेट क्या है? $5। अब बताओ टोटल वेजेस कितने लेके जाएगा? तो हम क्या करेंगे भाई, कितने यूनिट बनाए? अब देखो, अब काम करने के पैसे मिले, आउटपुट रिलेटेड पे में जितने यूनिट बनाओगे उतने पैसे मिलेंगे। भाई 200 बनाएंगे 200 पैसे मिल जाएंगे, 100 बनाता 100 के मिल जाते हैं। तो मैंने 200 यूनिट बनाए और एक यूनिट के कितने पैसे मिलने, 5, 5 2 10, तो $1000 मेरे बन गए। ये मेरे पास आउटपुट रिलेटेड पे होता है, एक टाइम रिलेटेड पे आ गया और एक आउटपुट रिलेटेड पे आ गया। ठीक हो गया? तो टाइम रिलेटेड पे में पर आवर का रेट होगा, जबकि आउटपुट रिलेटेड में पर यूनिट का रेट होगा। तो कह सकता हूँ टाइम रिलेटेड पे पर आवर चलता है, जबकि आउटपुट रिलेटेड पे पर यूनिट चलता है। अच्छा जी, ठीक हो गया ना? चलो ये हमने पढ़ लिया। एम्प्लॉय सैलरीड हो गई। नॉर्मली सैलरीड परमानेंट वर्कर्स को मिलती है, ठीक है जी। ओके, हाँ, बस की डेफिनेशन देख लो बस। A salaried employee is one whose gross is agreed at fixed amount for a period of time, whatever hour that employee work in that period। सैलरीड पर्सन को उसने पैसे मिलने मिलने, काम काम करे, ज़्यादा करे, आधे टाइम में जो मर्जी कुछ हो। सैलरीड पर्सन की सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड अमाउंट होती है बस। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आवरली रेट एम्प्लॉइज करवा चुका, आवरली रेट एम्प्लॉइज करवा चुका, अभी मैंने करवाया ना आवरली रेट एम्प्लॉइज। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ओवर टाइम का एक। ठीक है, फिर ओवर टाइम का प्रीमियम, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ओवर टाइम का मतलब क्या? ओवर टाइम का मतलब ये है कि जितने में नॉर्मली घंटे काम करता हूँ, नॉर्मल वर्क से ज़्यादा वर्क करना। ओवर टाइम क्या है? नॉर्मल टाइम से ज़्यादा वर्क करना। मैं नॉर्मली 9 घंटे काम करता हूँ, मैंने 11 घंटे काम कर लिया, तो इसका मतलब मैंने 9 घंटे से ऊपर कितना काम किया, नॉर्मल से ऊपर कितना काम किया, 2 घंटे। तो ओवर टाइम क्या है? वर्क डन अबव देन नॉर्मल आवर। ठीक है, वर्क डन
above than नॉर्मल आवर, नॉर्मल आवर से ज़्यादा काम करना, इसका मतलब ये ओवर टाइम है। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है। मतलब ये कह लो कि नॉर्मल आवर जो हैं वो 9 घंटे के हैं। एक्चुअल आवर वर्कड, एक्चुअल आवर, नॉर्मल आवर कितने थे? 9 घंटे, यानी कि नॉर्मल आवर वर्क कितने थे? 9 घंटे। एक्चुअल में मैंने कितने घंटे काम कर लिया? 11 घंटे काम कर लिया। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? ओवर टाइम आ जाएगा। कितने घंटों का? 2 घंटों का। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अच्छा, अब जब मैं ओवर टाइम लगाऊंगा तो कैसे? तो ओवर टाइम तो मैंने अपने नॉर्मल से ज़्यादा वक्त काम किया ऑर्गेनाइजेशन पर, तो ये एक तरह का मेरा ऑर्गेनाइजेशन पर एहसान हुआ, क्योंकि मैं तो 9 घंटे के लिए रखा गया था। मान लो ऑर्डर ज़्यादा आ गया और हमें उनको जल्दी चीज़ें बनाकर देनी है, तो एम्प्लॉयर ने कहा यार प्लीज़ ओवर टाइम लगा लो। अगर तुम ओवर टाइम जो जो लगाएगा ना, उसको जो जितने पैसे मिलते हैं उसको उससे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ओवर टाइम में हम अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में काम कर रहे होते हैं। तो जब ओवर टाइम आता है ना, तो साथ ओवर टाइम का प्रीमियम दिया जाता है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जितनी नॉर्मली वेजेस मिलती हैं, ओवर टाइम लगाने से वो वेजेस ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि ओवर टाइम में एम्प्लॉयज़ को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ओवर एंड अबव द, अमाउंट ओवर एंड अबव द नॉर्मल आवरली रेट। मान लें $10 तय हुआ था, हमने कहा तुम ओवर टाइम लगाओगे ना तो 10 से तुम्हें $12 देंगे, 10 नहीं $15 देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ओवर टाइम कैलकुलेट कैसा था, उसके लिए एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल ये है, आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। क्या आगे? स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर का मतलब ये होता है, हाँ, स्टैंडर्ड आवर का मतलब होता है नॉर्मली हम 7 घंटे काम करते हैं। स्टैंडर्ड आवर क्या है? ये नॉर्मल आवर है, नॉर्मल वर्किंग आवर, यानी कि नॉर्मल वर्किंग आवर 7 घंटे के होते हैं। बेसिक वेज रेट क्या है? बेसिक वेज रेट ये है भाई, $10 पर आवर मिलेगा, 1 घंटे के $10 मिलने हैं। एक्चुअल आवर वर्कड, हमने हकीकत में कितना काम किया? एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर वर्क हकीकत में कितने घंटे काम कर लिया? 10 घंटे। क्या ख्याल है? कितने घंटे का? फिर उसने कहा ओवर टाइम प्रीमियम देंगे। ओवर टाइम प्रीमियम कितना? टाइम एंड हाफ। ओवर टाइम प्रीमियम क्या है? कल को आ सकता है टाइम एंड क्वार्टर, टाइम एंड डबल। तो ये 3 वर्ड आ सकते हैं। ठीक है जी? 3 वर्ड कौन से हैं? टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ, हाफ का मतलब क्या है भाई? वेजेस रेट क्या थी? $10। 10, टाइम एंड हाफ का मतलब है वो जो वेजेस मिलती है ना, उनको आधा कर देंगे, यानी कि $5 का एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ये $5 एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे ओवर टाइम लगाने की वजह से। ये टाइम एंड हाफ का मतलब है। क्लियर हो गया? एक्स्ट्रा, यानी कि 10 तो मिलते मिलते ना, अब 5 और मिलेंगे, यानी कि टोटल 15 मिल जाएंगे मुझे। पर आवर 15 हो जाएगा ओवर टाइम मिला के। फिर आता है टाइम एंड क्वार्टर। जब टाइम एंड क्वार्टर करूँगा तो क्या करूँगा? इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो जो भी आंसर आएगा 2.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो 2.5 मेरे पास क्या हो जाएगा? ये एक्स्ट्रा बोनस आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, फिर मेरे पास टाइम एंड डबल। क्या होता है टाइम एंड डबल? या टाइम एंड डबल या डबल द टाइम, जो मर्जी मर्जी वर्ड यूज़ कर लो। टाइम एंड डबल का मतलब क्या है? अब जितनी भी मैं ले रहा हूँ वेजेस उसको 2 गुना कर दूंगा, यानी कि अब $20 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी कोई सवाल नहीं? हाँ बाद में।
अभी चीज़ सीख ले थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे एग्जाम्पल से ना आपके सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये 3 बातें याद रख लोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ज़रा देखते हैं, इधर आ जाओ ज़रा, दोबारा से सवाल रीड करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड आवर गिवन है, स्टैंडर्ड आवर का मतलब होता है नॉर्मल इतने घंटे काम करने, 7 घंटे। बेसिक वेज रेट 1 घंटे के $10, एक्चुअल काम कितना का 10, इसका मतलब कैसा 3 घंटे का ओवर टाइम लग गया। फिर ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा भाई, जब ओवर टाइम लगाएंगे तो नॉर्मल से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसने कहा टोटल वेजेस कैलकुलेट कर लो, क्या कर लो, टोटल वेजेस। अब ये टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, मेथड वन नंबर 1, मेथड नंबर 2। जो मेथड आसान लगे वो यूज़ कर लेना। पहला वाला मेथड ये है, देखो ओवर टाइम प्रीमियम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप क्या करें, स्टैंडर्ड आवर के साथ चलें। किसके साथ चलें, स्टैंडर्ड आवर के साथ चलें। पहला तरीका ये होता है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ और हाईलाइट करें, सर्कल, स्टैंडर्ड आवर के साथ चलें, ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड आवर कितने थे, 7 घंटे थे, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर WVR का मतलब होता है, WBWR का मतलब बेसिक वेज रेट। बेसिक वेज रेट कितना था, 10 घंटे, तो 10 मल्टीप्लाई किया, 70 मिल गए। ये क्या हो गया, बेसिक वेजेस आ गई। फिर ओवर टाइम कितना लगा, भाई 7 घंटे नॉर्मल काम करना था, मैंने तो 10 घंटे काम किया, तो 3 घंटे का ओवर टाइम ही लग गया। अब ओवर टाइम के लिए आपको पता है कि ओवर टाइम में बेसिक और साथ ये ऊपर प्रीमियम भी मिलना है। अब बेसिक कितना था 10, प्रीमियम कितना मिलना था, टाइम एंड हाफ का। इसका मतलब नॉर्मल मैं $10 लेता हूँ, उसको हाफ मुझे क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, हाफ प्रीमियम मिलेगा। तो $5 का प्रीमियम मुझे मिल रहा है। तो 10 + 5 15 × 3 45, 70 + 45 $115, ये मुझे क्या मिल रहे हैं, टोटल वेजेस मिल रहे हैं। इस 115 में मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है, दोबारा एक्सप्लेन करूँ, जरूरत नहीं है। अब इसी सेम कैलकुलेशन करें लेकिन दूसरा तरीका है। अब हमने क्या किया, हमने कहा यार ये जो ना नॉर्मल घंटे जो हैं, ये नहीं, मैंने तो एक्चुअल 10 घंटे काम किए हैं, तो मैं अब एक्चुअल आवर से चलता हूँ। अगर आप एक्चुअल आवर से चलोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है, ये आपकी मर्जी है। देखो स्टैंडर्ड आवर से करो या एक्चुअल आवर से करो, मर्जी आपकी होगी। तो फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड आवर बेसिक वेज रेट, एक्चुअल आवर बेसिक वेज रेट। भाई हकीकत में कितने घंटे काम किया, 10, तो यहाँ पे 10 घंटे आ गए। बेसिक वेज रेट कितना, 10, यहाँ पे 10 आ गए। मेरी बात समझ आ गई। अब गौर से करना देखना है, इस एक्चुअल आवर में आपने 10 घंटे लिए हैं, यानी कि 3 घंटे ओवर टाइम के भी आ गए और उसके 10 रुपये भी ले लिए हैं। अब नीचे जब ओवर टाइम की कैलकुलेशन करूंगा तो 3 घंटे का ओवर टाइम लूंगा, लेकिन रेट में अब आज 10 नहीं आएगा, आज से 5 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 घंटे ऊपर यहाँ पे इन है और 10 रुपये उसके ले चुका हूँ, $10 ले चुका हूँ। हाँ, एक्चुअल आवर में जब हम लोग एक्चुअल आवर लेते हैं, साथ उसका रेट भी ले लेते होते हैं। फिर जब हमने सेपरेटली ओवर टाइम कैलकुलेट करना होता है, ओवर टाइम में सिर्फ प्रीमियम उठाना है हमने। जबकि स्टैंडर्ड आवर में चेक करें, ओवर टाइम सारा का सारा नीचे सेपरेट कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसमें बेसिक प्लस प्रीमियम आएगा। और क्योंकि एक्चुअल आवर में यहाँ पे ऑलरेडी 3 7 तो नॉर्मल है ना, इस एक्चुअल आवर में क्या है, इस एक्चुअल आवर में क्या है, 7 घंटे तो नॉर्मल आवर हैं और 3 घंटे ओवर टाइम के, तो ओवर टाइम के $10 तो ले चुका हूँ ऊपर, तो नीचे से प्रीमियम ही लेना बाकी रह गया। हाँ, तो 3 × 5 = 15, तो 10 + 15। अब चेक करो आंसर में कोई फर्क नहीं आया, आंसर में नहीं आया कोई फर्क, तो दोनों मेथड से 115 115 ही आया। तो ये मर्जी है कि अब जब प्रीमियम का सवाल आ जाए, स्टैंडर्ड आवर से भी चल सकते हो, एक्चुअल आवर से भी चल सकते हो। अब एक लुक में देखो इस सारे सवाल को और फिर बताओ इनमें से कौन सा आसान लगता है, स्टैंडर्ड आवर के साथ चलना या एक्चुअल आवर के साथ चलना, ये आपने डिसाइड करना। जो इसमें से आसान लगेगा, अभी 2 3 क्वेश्चन करेंगे इसके, और फिर जो आसान लगेगा फिर उसको पक्का कर लेना, ठीक हो गया। ओके, अब यहीं से हमारा एक क्वेश्चन जिंदा हो गया। आपने क्या करना है, एक्टिविटी 1 ये एज अ होमवर्क के तौर पे करनी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको नोट कर लें। और
और ये वाली एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा यार करने की। एक्टिविटी वन तो करनी है ना, ये एक्टिविटी वन ये तो करनी है। इस एग्जाम्पल को देख कर आना ज़रा, ठीक है? ये तो फिर मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल। ठीक है जी, आज का इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।